हेलो मित्रों, नमस्कार। रोहित कुमार बिंद हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस क्लास में समास के अर्थ के आधार पर समास के भेद को पढ़ेंगे। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है। तो आज इसमें जो है सबसे पहला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक। अव्ययी भाव समास। सबसे पहले देखिए अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, अर्थात अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। अर्थात वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय या अविकारी हो। अव्यय मतलब अर्थात जिसके कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं, अर्थात कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए अव्ययी भाव समास की परिभाषा, अर्थात वह समास जिसका संपूर्ण पद, जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी हो, शब्द हो। जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द हो, अव्यय या अविकारी शब्द हो। अर्थात कह रहे वह समास जिसका संपूर्ण पद या फिर अव्यय हो या फिर क्या हो, अविकारी शब्द ही हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कह रहे वह समास जिसका संपूर्ण पद कहा जाए समस्त पद अव्यय हो या अविकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे नीडर। देखिए निडर में यह नी उपसर्ग है। नी क्या भैया, उपसर्ग है। नी क्या उपसर्ग है, लेकिन समस्त पद यह क्या है। अगर समस्त पद की बात करेंगे, सिर्फ यहाँ अगर हम नी की बात करें, सिर्फ नी की बात करेंगे तो यह नी उपसर्ग है, डर मूल शब्द है। अगर लेकिन संपूर्ण पद की बात करेंगे, निडर, यही अव्यय पद है। यही क्या है भैया, अव्यय पद है। कैसे, आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे राम निडर है, कहा जाए जैसे राम निडर है। राम निडर है। जैसे कह दिया जाए सीता निडर है। अगर कह दिया जाए वे निडर हैं, लिंग के आधार पर कह दिया, वचन के आधार पर वे निडर हैं। वह निडर था, अगर कह दिया जाए वह निडर था। अर्थात देखिए यहाँ राम क्या है भैया, पुल्लिंग है। राम क्या है, पुल्लिंग है। और सीता यहाँ क्या है भैया, स्त्रीलिंग है। सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। वे क्या है, अगर कहा जाए बहुवचन के आधार पर, वचन के आधार पर, और वह कह दिया जाए यह वह संज्ञा ही है। अर्थात देखिए राम निडर है, सीता निडर है, वे निडर है, वह निडर था। ध्यान दीजिए। अर्थात देखिए इस वाक्य में देखिए निडर यहाँ भी है, निडर यहाँ भी है, निडर यहाँ भी है। क्या निडर का परिवर्तन हुआ है। अर्थात कहा जाए निडर का लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिसका परिवर्तन न हो उसे हम क्या कहते हैं भैया, अव्यय पद कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। तो लिख लीजिए निडर का लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऐसा शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक के आधार पर, देखिए लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अव्यय कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए निडर की बात करेंगे तो नि उपसर्ग है और निडर एक अव्यय पद है, लेकिन क्योंकि लिंग वचन, देखिए पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, लिंग के आधार पर देखिए राम और सीता के साथ निडर ही आया है, वचन के साथ कहेंगे, और यह वह क्या है, सर्वनाम के आधार पर है, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर। तो निडर का परिवर्तन हुआ है, अर्थात ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो वह क्या कहा जाता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, अब देखिए निडर बताया ना, नी उपसर्ग है, क्या है, नी उपसर्ग है। लेकिन यहाँ क्या था भैया, देखिए हेडिंग थी हमारी अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय हो या अविकारी हो। अव्यय या अविकारी शब्द होते क्या है, ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, सदैव एक ही समान हो, वह क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे वाक्य का प्रयोग किए, राम निडर है, सीता निडर है, वे निडर है, वह निडर था, अर्थात निडर का बताइए इस वाक्य में परिवर्तन हुआ है, अर्थात जिसका परिवर्तन न हो, लिंग वचन कारक के आधार पर जिसका परिवर्तन न हो, वही क्या कहा जाता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। आप देख लीजिए यही कुछ पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको देखे होंगे समझ में आ गया होगा। अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन और कारक के आधार पर कभी परिवर्तन न हो, सदैव एक ही स्थिति में रहे, वही अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन हेडिंग है अव्ययी भाव समास, अर्थात वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय हो या अविकारी शब्द हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पॉइंट करके लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद ही पहला पद कहा जाता है। कैसा होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात कहा जाए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है भैया, पूर्व पद प्रधान होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में, अर्थात जो क्रिया की विशेषता को बतलाए, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त के रूप में कार्य करता है, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है भैया, पूर्व पद प्रधान होता है। कहा जाए अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास जो है क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। आप देख लीजिए, जैसे कर देख लीजिए, जैसे का भी क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे राहुल अत्यधिक सोता है, कह दिया जाए राहुल अत्यधिक सोता है, राहुल अत्यधिक सोता है। अगर यहीं कह दिया जाए सीता अत्यधिक सोती है। अच्छा बताइए, इस वाक्य में परिवर्तन किसका नहीं हुआ है, अत्यधिक का। अत्यधिक का विग्रह करेंगे, अति प्लस अधिक होता है, अति प्लस अधिक। जैसे कह दिया जाए सीता, जैसे अति माने बहुत होता, अति माने बहुत ही, अधिक मतलब ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसे राम अति अधिक सोता, अत्यधिक, इसका विग्रह करेंगे। जैसे कह दिया जाए सीता सुंदर है, अगर कह दिया सीता सुंदर है तो सुंदर क्या है, विशेषण है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कह दिया सीता बहुत सुंदर है, सीता कह दिया जाए बहुत सुंदर है, बहुत ही क्या है, यह प्रविशेषण है, अर्थात विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, राहुल अत्यधिक सोता है, सोता है लेकिन किस प्रकार सोता है, अत्यधिक सोता है। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वही विशेषण है। अर्थात बताइए सोने का काम तो यही क्रिया है, सोता है सोती है। देखिए क्रिया के अनुसार यहाँ लिंग पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग था,
क्रिया बदल गई, सोता है और सोती है, तो सोना क्रिया है और सोती भी क्रिया है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन किस प्रकार वह सोता है? अत्यधिक सोता है। अर्थात बताइए इस वाक्य में किसका परिवर्तन नहीं हुआ है? अत्यधिक का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। लेकिन देखिए हेडिंग यहाँ तक क्या थी? अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वही तो विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वह विशेषण है। अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के साथ। विशेषता कौन बतलाए? क्रिया के साथ बतलाया जाए। तो ध्यान दीजिए, राहुल सोता है, राहुल सोने का काम कर रहा है, लेकिन कैसा सो रहा है? अत्यधिक सो रहा है। यही तो क्या है? विशेषण है। लेकिन इन दोनों वाक्य में कौन सा विशेषण है? अत्यधिक सोता है। ध्यान दीजिए, हेडिंग है अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, क्रिया की विशेषता को कौन बतला रहा है? राहुल सोने का काम कर रहा है। सोने का काम क्रिया किस प्रकार हो रही है? अत्यधिक हो रही है। इसलिए अत्यधिक, देखिए दोनों स्थितियों में अत्यधिक का परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात जिसका परिवर्तन न हो वही क्या है? अव्ययी भाव समास है। लेकिन कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ क्रिया काम कर रही है। सोने का काम हो रहा है लेकिन अत्यधिक हो रहा है, तो विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन अत्यधिक सोता है, यही अत्यधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और देख लीजिए उदाहरण, और भी उदाहरण देख लीजिए। अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में कब काम करता है? यहाँ भी देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। देख लीजिए, जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कह दिया जाए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कह दिया गया वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कह दिया जाए वे प्रतिदिन, वचन के आधार पर, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। कह दिया जाए सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, जाती है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई है कि नहीं? लेकिन यहाँ देखिए, तीनों स्थितियों में अगर देखा जाए, तीनों स्थितियों में अगर देखा जाए, किसका परिवर्तन नहीं हुआ है? प्रतिदिन का परिवर्तन नहीं हुआ है। विद्यालय जाता है, लेकिन किस प्रकार जाता है? वह प्रतिदिन जाता है। वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वे प्रतिदिन, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अर्थात देखा जाए यहाँ पर परिवर्तन किसका नहीं हुआ है? प्रतिदिन ही। यही क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द है। अर्थात वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसका लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो वह अविकारी शब्द कहलाता है। तो देखिए, लिंग, वचन, कारक के आधार पर यहाँ पर किसका परिवर्तन नहीं हुआ? वाक्य प्रयोग करके बता रहे हैं प्रतिदिन का ही परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है? काल बोधक क्रिया विशेषण है। काल बोधक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर काल बोधक क्रिया विशेषण, काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। अर्थात इसी का ही परिवर्तन नहीं हुआ है। और यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था। वहाँ पर काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। जिसका लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन न हो वही तो अव्यय या अविकारी शब्द है। तो तीनों स्थितियों में देख रहे हैं प्रतिदिन का परिवर्तन नहीं हुआ है। और भी देख लीजिए उदाहरण, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास किसके रूप में काम करता है? क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। वह सपरिवार यहाँ आया, वह सपरिवार, वह सपरिवार यहाँ आया।
वह सपरिवार यहाँ आया। राम सपरिवार यहाँ आया। देखिए वह और राम संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भी किसका परिवर्तन नहीं हुआ है? सपरिवार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों वाक्य में सपरिवार ही एक ऐसा शब्द है जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यह किस प्रकार का विशेषण है? क्रिया विशेषण किस प्रकार का है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीत मीन्स क्या होता है? समय के अनुसार। सपरिवार, वह सपरिवार यहाँ आया और वह सपरिवार राम सपरिवार यहाँ आया। दोनों की स्थितियों में अगर कह दिया जाए वे सपरिवार यहाँ आए, हम सब सपरिवार यहाँ आए, अर्थात सपरिवार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसका लिंग वचन कारक या संज्ञा सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन न हो वही क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग लीजिए अव्ययी भाव। देखिए यह था अव्ययी भाव समास के आधार पर अव्ययी भाव समास का पूर्व पद या पहला पद। देखिए परिवार में है लेकिन कौन सा? सपरिवार। परिवार है लेकिन कैसा है? सपरिवार। पहला पद क्या है? अव्यय है कि नहीं? अपूर्व पद दिन है लेकिन प्रतिदिन। पहला पद कैसा है? अव्यय है जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो। लेकिन प्रतिदिन का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, सपरिवार का भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? समस्त पद अव्यय या विकारी होता है। समस्त मतलब पूरा पद, प्रतिदिन पूरा, सपरिवार पूरा, निडर पूरा, यथाशक्ति पूरा। ठीक है, अब अगला है, इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। अव्ययी भाव समास। हेडिंग डालिए अव्ययी भाव समास की संरचना, अर्थात अव्ययी भाव समास का निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी संरचना कैसे हुई है। अव्ययी भाव समास की संरचना। अव्ययी भाव समास की संरचना। अव्ययी भाव समास की संरचना अर्थात अव्ययी भाव समास का निर्माण कैसे होता है। पहला पॉइंट है अव्ययी भाव समास का पहला पद कैसा हो? पहला पद उपसर्ग हो। पहला पद उपसर्ग हो। अव्ययी भाव समास का पहला पद कैसा होता है? उपसर्ग हो। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। जैसे निडर, प्रतिदिन, अनुमान, अनुगमन। निडर, जैसे निडर, प्रतिदिन, और अनुगमन, सपरिवार भी कह सकते हैं। पहला पद कैसा हो? उपसर्ग हो। देखिए डर में नि उपसर्ग है, दिन में प्रति उपसर्ग है, गमन में अनु उपसर्ग है। अर्थात अव्ययी भाव समास की संरचना में सबसे पहला यही नियम है, अव्ययी भाव समास का पहला पद कैसा होता है? उपसर्ग होता। दूसरा क्या है? पहला पद अव्यय है। पहला पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो। जैसे कहा जाए यथाशक्ति, भर पेट, देखिए यथाशक्ति पहला पद अव्यय है, अर्थात यथा का परिवर्तन नहीं होगा, भर का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? दो हो गया, पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद क्या हो? अव्यय। और तीसरा है दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो। दूसरा पद अव्यय हो, अव्यय या क्या हो भैया? उपसर्ग हो।
दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो, जैसे नित्य प्रति, नित्य प्रति अर्थात नित्य मतलब रोज, प्रति का परिवर्तन नहीं होगा। सरयू पार, सरयू नदी है, पार मतलब उस पार, अर्थात इसी पार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रति ही क्या है, उपसर्ग है या अव्यय है, अर्थात उत्तर पद, दूसरा पद ही उत्तर पद कहा जाता है। दूसरा पद क्या हो, अव्यय हो या क्या हो, उपसर्ग हो। दूसरा पद ही अव्यय हो या फिर क्या हो, उपसर्ग हो। ठीक है। अब चौथा संरचना क्या है, अव्ययी भाव समास की संरचना कैसे, जहां पर एक ही पद की आवृत्ति हो, जहां एक ही पद की आवृत्ति हो, जहां एक ही पद की क्या हो, आवृत्ति हो, अर्थात एक ही पद या एक ही शब्द बार बार आए, जैसे पल पल, जैसे पल पल, कामा क्षण क्षण, हाथ हाथ, हाथों ही हाथ ना, हाथ हाथ, हाथ ही हाथ। ठीक है। अर्थात जहाँ एक ही पद की क्या हो, आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब एक ही पद बार बार आए। देखिए पल पल बार बार आया है, और क्षण क्षण बार बार आया है, हाथ बार बार आया है। ठीक है। अव्ययी बहु समास की संरचना अगर कहा जाए कितने प्रकार से, ये 4 प्रकार से। पहला यही है, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, जैसे निडर, प्रतिदिन, अनुगमन, अनुकूल। ठीक भैया। और दूसरा क्या है, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, जैसे यथाशक, भर पेट, सपरिवार। ठीक है। जन्म, जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात पहला पद जो अव्यय हो उसका कभी खंडन न हो। तीसरा नियम है, दूसरा पद अव्यय और उपसर्ग हो, अर्थात दूसरा मीन्स होता है बाद वाला पद, उत्तर वाला पद कैसा हो, अव्यय हो, नहीं तो क्या हो, उपसर्ग हो। तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, पार क्या है, अव्यय है, अर्थात इसका खंडन नहीं होगा, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। और जहां एक ही पद की आवृत्ति हो, जैसे पल पल, क्षण क्षण, हाथ हाथ, दिन दिन, दिनों दिन हो जाएगी। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास की संरचना कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। अब यही चारों प्रकार से सबसे पहला पढ़ेंगे, पहला पद उपसर्ग हो। ठीक है। इसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। देखिए इस क्लास में जो है हम अव्ययी भाव समास को एकदम क्लियर कर देंगे, किन किन पदों में अव्ययी भाव समास होता है, और अव्ययी भाव समास के जो भी उदाहरण हैं, लमसम महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम्पल उदाहरण होंगे, इस क्लास में प्रस्तुत कर देंगे। सबसे पहला नियम क्या है, पहला पद क्या होता है भैया, उपसर्ग हो। पहला पद उपसर्ग हो, अर्थात ऐसा समास, ऐसा समासिक या समस्त पद हो जिसका पहला पद क्या हो भैया, उपसर्ग हो। जैसे कहा जाए अतिरिक्त, अतिरिक्त, रिक्त मतलब है लेकिन अति है, पहला पद क्या है, उपसर्ग, रिक्त में अति उपसर्ग है कि नहीं, अर्थात रिक्त से अलग, इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, रिक्त से अलग हो जाएगा। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रिय है लेकिन कैसा है, अति है, अर्थात इंद्रियों से परे, इंद्रियों से क्या है भैया, परे है। अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है। ठीक है। अब अत्यंत, अत्यंत का अगर हम संधि, यह समास पद है और समास का विग्रह है, अतिरिक्त का विग्रह करेंगे रिक्त से अलग, अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे, अत्यंत मतलब अंत से भी अधिक, अत्यंत अंत से भी अधिक हो जाएगा, अत्यधिक कहा जाता है जो अंत से भी अधिक हो। अति प्लस अंत, अति उपसर्ग है इसमें, अर्थात ऐसा पद, ऐसा समासिक पद जिसका पहला पद क्या हो भैया, उपसर्ग हो। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम का विग्रह करेंगे क्रमानुसार, क्रमानुसार,
अनुसार हो जाएगा, जो क्रम के अनुसार आए। अनुक्रम में अनु उपसर्ग है कि नहीं। अब अनुगमन, अनुगमन का विग्रह करेंगे। गमन के पीछे गमन। अनु मतलब होता है पीछे पीछे चलना, अर्थात गमन, गमन में होता है चलने वाले, गमन के पीछे गमन। जो गमन में होता है चलने वाला, चलने वाले के पीछे जो भी अनुयायी होते हैं अनुगमन करते हैं। एक व्यक्ति आगे चलता है उसके पीछे, गमन के पीछे गमन करने वाला, गमन के पीछे गमन। अनुचिंतन, अनुचिंतन, इसका समास विग्रह करेंगे। चिंतन के बाद चिंतन, चिंतन के बाद क्या हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। चिंतन के बाद चिंतन। अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अनुरूप, अनुरूप का विग्रह करेंगे। जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा। अनुरूप मतलब जैसा रूप है वैसा। अनुसार, अनुसार का विग्रह करेंगे। जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा। अनुसार मतलब जैसा सार है वैसा। आजीवन, आ उपसर्ग है कि नहीं, आजीवन, आजीवन अर्थात जीवन भर। आजीवन का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। जीवन भर, आजीवन। देखिए आ उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, आनु आनु आनु, अति अति अति। अर्थात पहला ऐसा वैभव समास जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। जैसे नियमन, नियमन, इसका विग्रह करेंगे। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हो जाएगा। नियमन, नियम के अनुसार। निर्विवाद, निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के, बिना विवाद के। निर्विवाद मतलब होता है बिना विवाद के। निडर, डर रहित, निडर मतलब होता है डर रहित। नीरव, नीरव, नीरव का मतलब है रव रहित, रव रहित। ठीक है। निडर में नी उपसर्ग है, निर्विवाद में नी है, नियमन में नी है, नीरव में नी उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे। प्रत्येक दिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन हो जाएगा। प्रतिघात, प्रतिघात अर्थात घात के बदले घात, घात के बदले घात। प्रतिघात अर्थात घात के बदले घात। प्रतिफल, प्रत्येक पल, प्रतिपल, प्रतिपल अर्थात प्रत्येक पल हो जाएगा। प्रतिपल का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक पल हो जाएगा। प्रत्येक पल, प्रतिपल का विग्रह करेंगे। प्रत्येक पल हो जाएगा। प्रत्येक, प्रत्येक का विग्रह करेंगे। प्रति एक, प्रति एक या फिर हर एक हो जाएगा, हर एक हो जाएगा, हर एक हो, प्रति एक या फिर हर एक हो जाएगा। विशुद्ध, विशुद्ध का विग्रह समास विग्रह करेंगे। विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध विशुद्ध कहा जाता है। व्यर्थ, अर्थ रहित, व्यर्थ का विग्रह करेंगे, अर्थ रहित हो जाएगा, अर्थ रहित हो जाएगा। व्यर्थ रहित मतलब अर्थ रहित।
दर हकीकत, दर हकीकत, दर हकीकत का विग्रह करेंगे हकीकत में, हकीकत में हो जाएगा। यह था अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद क्या हो भैया, उपसर्ग हो। देखिए अतिरिक्त में अति, अतीन्द्रिय में अति, अत्यंत में अति प्लस अंत होता है। अनुक्रम में अनु, अनुगमन में अनु, अनुचिंतन में अनु, अनुरूप में अनु, अनुसार में अनु, आजीवन में आ उपसर्ग, नियमन, नियमन में यमन प्लस नियमन में नि उपसर्ग, निर्विवाद में निर उपसर्ग, निडर में नि उपसर्ग, निरव में नि उपसर्ग, प्रति में प्रति उपसर्ग, प्रतिघात में प्रति उपसर्ग, प्रतिपल में प्रति उपसर्ग, प्रत्येक में प्रति प्लस एक होता है। प्रत्येक प्रति उपसर्ग विशुद्ध में शुद्ध है, लेकिन विशुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है। वि उपसर्ग व्यर्थ में वि उपसर्ग, दर हकीकत में दर उपसर्ग हो जाएगा। अर्थात अव्ययी भाव समास की संरचना सबसे पहले जिस समास में पहला पद कैसा हो, उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। देखिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास जो पढ़ा रहे हैं, इस क्लास को अगर आप पढ़ लेंगे, अव्ययी भाव समास में कभी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही कोई देगा कोई चीज़, बताइए इसमें कौन सा समास है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी संरचना क्या है, जिसका पहला पद कैसा हो, अव्यय हो। अव्यय अर्थात जिसका कोई विग्रह ही न हो, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो। ठीक है, जिसका पहला पद कैसा हो, अव्यय हो। दूसरी हेडिंग यही है, पहला पद अव्यय हो। दूसरी हेडिंग क्या है, पहला पद अव्यय हो। पहला पद कैसा हो भैया, अव्यय हो न, अर्थात जिस समास का पहला पद भर हो या यथा हो, भर हो क्या हो, यथा हो, हर हो या अन हो, या क्या हो भैया, न हो, या क्या हो, ना हो, या क्या हो, सा हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जैसे भर हो, यथा हो, हर हो, अन हो, न हो, ना हो और सा आए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यह अव्यय है, अर्थात ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, वही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति कहेंगे शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। सहर्ष, देखिए पहला पद क्या हो, स हो, तो सहर्ष, देखिए यथा आया था, यहाँ सा आया, सहर्ष का विग्रह करेंगे हर्ष सहित, हर्ष सहित कहा जाएगा, जो सहर्ष कहा जाता है। सप्रमाण, सप्रमाण का अगर समास विग्रह करेंगे, जो प्रमाण सहित हो जाएगा, प्रमाण सहित हो जाएगा। और भारशक, भारशक, भारशक मतलब शक भर, शक भर, शक मीन्स क्या होता है, शक भर, सॉरी यहाँ पर शक गलत लिख दिए, भारशक मतलब शक भर। शक मतलब क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य होता है। शक मीन्स होता है शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। शक भर जिसमें शक्ति या सामर्थ्य क्या हो, भरा हो, शक भर। यथाशीघ्र, भर पेट, भर पेट अर्थात पेट भर, पेट भर अर्थात जिसका उदर या पेट भरा हुआ है, भर पेट। देखिए पहला पद भर है, स है, यथा है। अब जैसे सपरिवार, सपरिवार अर्थात परिवार सहित हो जाएगा कि नहीं, परिवार सहित हो जाएगा। सपरिवार का मतलब है परिवार सहित। भर पेट, पेट भर कर, पेट भर
मिलकर हो जाएगा। यह था ऐसा समासिक अव्ययी भाव समास की संरचना। दूसरा था जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, अर्थात जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, जैसे घर हो, यथा हो, हर हो, अन हो, न हो, ना हो या फिर सा आए तो वहां पर पहला पद अव्यय होता है। तो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। अब तीसरा है जिसका दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो। तीसरी संरचना क्या थी, अव्ययी भाव समास की संरचना कैसे होती है, अर्थात जिस समास का दूसरा पद, ये तीसरा पॉइंट था, अर्थात दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो। अव्यय या क्या हो भैया, उपसर्ग हो। अव्यय या उपसर्ग अर्थात जिस समास का दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उदाहरण के तौर पर देखने से अवसरानुसार, अवसरानुसार इसका समास विग्रह, अवसरानुसार समास विग्रह करेंगे अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। देखिए अवसरानुसार, अनुसार दूसरा पद क्या है, अव्यय या अनुसार। देखिए अवसर प्लस अनुसार, इसका विग्रह करेंगे अवसर प्लस अनुसार, अ मिलकर रा हो गया दीर्घ स्वर। देखिए अवसर के अनुसार है, अर्थात दूसरा पद ही क्या है, यही अवसर क्या है, अव्यय है। जैसे कृपा पूर्वक, कृपा पूर्वक अर्थात कृपा के साथ, कृपा के साथ, तो पूर्वक ही क्या है, अव्यय या उपसर्ग है। जैसे दयानार्थ, दर्शनार्थ, दर्शनार्थ अर्थात दर्शन के अर्थ, इसका विग्रह करेंगे दर्शन के अर्थ हो जाएगा। अर्थात दूसरा पद ही क्या है, दर्शन प्लस अर्थ है, दूसरा पद ही क्या है, उपसर्ग है या फिर अव्यय है। अर्थात नित्य प्रति, नित्य प्रति, देखिए दूसरा पद ही क्या है, नित्य ही, नित्य ही हो जाएगा, अर्थात दूसरा पद ही क्या है, उपसर्ग है। और सेवोपरांत, सेवोपरांत हो जाएगा, अर्थात सेवा के उपरांत, सेवा के उपरांत हो जाएगा, अर्थात परांत, आन उपरांत, सेवा प्लस ऊ का, आ के बाद ऊ आता है तो ऊ का परिवर्तन ओ में हो जाता है, गुण संदेह। सेवोपरांत अर्थात सेवा के उपरांत मीन्स बाद। देखिए दूसरा पद क्या है, अव्यय या उपसर्ग ही है। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत का विग्रह करेंगे मृत्यु तक, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत दूसरा पद ही क्या है, उपसर्ग या अव्यय है। अर्थात ऐसा अव्ययी भाव समास जिसका दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जिसका पहला पद उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। और जिसका दूसरा पद या अव्यय या उपसर्ग हो, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। चौथा है अव्ययी भाव समास की संरचना। चौथी संरचना किस रूप में है यह देख लीजिए। अव्ययी भाव समास की संरचना देखिए, तीसरा है, चौथा है। चौथा क्या है, अव्ययी भाव समास चौथा क्या है, एक ही पद की आवृत्ति हो, एक ही पद की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा समास होता है भैया, अव्ययी भाव समास होता है। आवृत्ति में होता है बार बार, अर्थात ऐसा पद जो बार बार आए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घड़ी घड़ी, जैसे घड़ी घड़ी, इसका विग्रह करेंगे प्रत्येक घड़ी या घड़ी के बाद घड़ी, इसका विग्रह करेंगे प्रत्येक घड़ी। कहता ना घड़ी घड़ी आज पहुंचा है, घड़ी घड़ी मतलब प्रत्येक घड़ी या फिर घड़ी के बाद घड़ी हो जाएगा, घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। घड़ी में से होता है समय, घड़ी घड़ी, गांव में लोग कहते नहीं है घड़ी घड़ी आज पहुंचा है द्वारे पर,
घड़ी घड़ी आ रहे हो, क्या बात है। इसलिए घड़ी घड़ी का विग्रह करेंगे, प्रत्येक घड़ी या घड़ी के बाद घड़ी। एक ही शब्द देखिए 2 बार आया है कि नहीं, एक ही पद की आवृत्ति, घड़ी की आवृत्ति, घड़ी की आवृत्ति 2 बार हुई है। दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन का विग्रह करेंगे दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन आ जाएगा, दिनों दिन। यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। और दूसरा है रातों रात, रातों रात अर्थात रात के, रात ही रात में, रातों रात का था ना, रातों रात काम कर जाना, रात ही रात में, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथों हाथ का विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में अर्थात एक शब्द देखिए 2 बार आया है, हाथ ही हाथ में, रात ही रात में, दिन के बाद दिन, प्रत्येक घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। पल पल, पल पल एक शब्द 2 बार आया है, पल पल मतलब प्रत्येक पल, पल ही पल में, प्रत्येक पल, या कह सकते हैं पल ही पल में, पल ही पल में। जैसे कहते हैं ना पल पल काम हो रहा है, पल पल भूख लग रही, तो प्रत्येक पल या पल ही पल में, ये भी मोस्ट है। हाथों हाथ, रातों रात। क्षण क्षण, क्षण क्षण, यहाँ पर भी क्या है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण, या कहना चाहे क्षण ही क्षण में, क्षण ही क्षण में। ठीक है, एक शब्द देखिए 2 बार आया है, पल पल, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी या घड़ी के बाद घड़ी। अर्थात एक ही पद की आवृत्ति जहाँ पर बार बार हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और यह भी याद रखिएगा, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद आ हो, आ, भर हो, बे हो, यथा हो, हर हो, अन हो, स हो, ना हो, और एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द 2 बार आए, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यही इस क्लास में हमने अव्ययी भाव समास को पूर्ण रूप से पढ़ाया है। ठीक है, और अगर इस क्लास को आप पढ़ लेंगे तो अव्ययी भाव समास में जो भी नमियाँ कमियाँ हैं इस क्लास में आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है हर्ष एजुकेशन पॉइंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस क्लास को हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।